नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर पटना से, जहां समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। अधिकारियों पर आरोप लगाया है मनमानी करने का और अपने ही अधिकारियों की मनमानी से वो नाराज हैं मदन सहनी। तो मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। अपने ही अधिकारियों की मनमानी से नाराज है मंत्री और इसको लेकर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है मंत्री मदन सहनी ने। अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें। इसलिए हमने एकदम मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहें, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं। पार्टी में रहेंगे? पार्टी में निश्चित रूप से रहेंगे, पार्टी में भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी रहेंगे और उन्होंने जो योगदान दिया है उसको जिंदगी भर याद भी रखेंगे। परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर अर्जुन प्रसाद पर कार्रवाई की गई है। 4 करोड़ 52 लाख की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिघा स्थित बिल्डिंग 15 ट्रक और अन्य संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया। निगरानी कोर्ट ने ये आदेश दिया। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई हुई है। निगरानी ब्यूरो ने 2013 में दर्ज किया था मामला, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर अर्जुन प्रसाद पर ये कार्रवाई हुई है और उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। दिनांक 23/3/13 को एक आय से अधिक संपत्ति के संबंधित मामला दर्ज की अर्जुन प्रसाद, जो सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पदस्थापित थे, उनके खिलाफ लगभग आय से अधिक संपत्ति जो पाई गई वो 4 करोड़ 74 लाख की पाई गई थी, जिसके लिए हम लोग आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने का एक आवेदन सेक्शन 13 बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट के तहत 20/5/14 को माननीय प्राधिकृत पदाधिकारी पटना के समक्ष दायर किया। सुनवाई के क्रम में आज ये माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि कुल 4 करोड़ 52 लाख 87,178 रुपये का आय से अधिक संपत्ति जो है वो पाया गया इनके पास। और हमारे संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। मरगूब, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई है आय से अधिक संपत्ति मामले की, और क्या कुछ डिटेल जानकारी पहुंच पा रही है आप तक? देखिए मित्र, ये पूरा मामला जो है वो 23 मार्च 2013 का है। इस दिन इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला पटना के निगरानी कोर्ट में दर्ज हुआ था। हालांकि इससे पहले 1 साल पहले ही रही थी इस अर्जुन प्रसाद के पीछे लगी थी, लगातार इसके बैंक अकाउंट संपत्ति के ब्यौरा का डिटेल निकाल रही थी। जब पता ये चल गया जांच में कि पूरी तरह से आय से अधिक संपत्ति का मामला इनके खिलाफ बनता है, तो मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने के बाद इनके यहाँ से कह सकते हैं कि काफी संपत्ति के कागजात बरामद हुए थे, उस समय कैश भी बरामद हुए थे। पूरे मामले में निगरानी कोर्ट में एक मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में मामला खत्म हुआ, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कोरोना काल के दौरान। आज ये फैसला सुनाया गया है निगरानी की विशेष कोर्ट ने। इनके जो भी संपत्ति है, संपत्ति में आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से दीघा में जो इनका मकान है, मकान के साथ साथ 15 ट्रक, LIC के बाद अन्य सभी संपत्ति जिस संपत्ति के बारे में निगरानी ने माननीय न्यायालय को बताया था, उन सभी को तत्काल प्रभाव से जब्त करने का आदेश हुआ है। पटना के डीएम को आदेश जा रहा है 1 महीने के अंदर उन संपत्ति को जब्त कर राज्य सरकार का वहां बोर्ड लगा दिया जाएगा, और जब राज्य सरकार का जो निर्देश होगा उसके अनुसार जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। तो अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि संक्रमण के कारण पता है आपको लगभग 1 साल से इस तरह के केसेस रुके हुए थे, लेकिन अब निश्चित तौर पर ये पूरा मामला सामने आया है और फिलहाल अर्जुन प्रसाद की सभी संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया। जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। आप
नजर बना रखें और आप फिलहाल हमारे साथ बने रहे। आगे आपसे और दूसरी खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के बारे में दर्शकों को बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है और जो उनके संपत्ति है 4 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। तो जो परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर हैं उन पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। प्राथमिक निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने ये आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। प्राथमिक निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने ये आदेश जारी किया है। मरगूब, यहाँ पर अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है और प्राथमिक निदेशक ने ये आदेश जारी किया है। तो पहले आदेश जारी किया गया था स्थानांतरण का, आखिर क्यों ये फैसला बदला गया? कारण स्पष्ट नहीं है। जो हमारे पास जो सूचना आई है उसमें आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि जो स्थानांतरण अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों का यानी ब्लॉक एजुकेशन अफसर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हुआ था, उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। कारण नहीं है, लेकिन स्पष्ट आप समझ सकते हैं क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे कारण रहे होंगे, कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो शिकायतें गई होंगी। और ये देखिए, ये शिक्षा विभाग की बस की बात नहीं है, ये पूरा मामला हाई अथॉरिटी के द्वारा स्टे किया गया होगा। लेकिन चूंकि रंजीत कुमार सिंह निदेशक हैं, डायरेक्टर है शिक्षा प्राथमिक के, इसलिए उनके आदेश से पूरा जारी हुआ है। तो फिलहाल प्रकरण वही है जो प्रकरण मनन सहनी वाले में था। मनन सहनी वाले में प्रकरण यही है ट्रांसफर पोस्टिंग का, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे दिया। और इसमें भी मामला वही है, लेकिन हालांकि यह स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी खबर है बिहार से आज कि कल जो ट्रांसफर हुए थे उन सभी ट्रांसफर पर तत्काल प्रभाव से प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने रोक लगा दी। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी यहाँ पर कार्रवाई हुई है और पहले ट्रांसफ़र की गई और फिर से उसको रोक लगा दिया गया है और जो निदेशक है उन्होंने इस पर रोक लगाया, उनके आदेश से इस ट्रांसफ़र पर रोक लगाई गई है। तो फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। मंजीत सिंह को लेकर सीएम आवास पहुंचे लेसी सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश के साथ मंजीत सिंह की मुलाकात की बात कही जा रही है और मंजीत सिंह को लेकर सीएम आवास लेसी सिंह पहुंची और आपको बता दें कि सीएम नीतीश के साथ मंजीत सिंह की मुलाकात की बात सामने आ रही है और आज ही इसको लेकर काफ़ी चर्चा इस खबर को लेकर हुई थी, नाराज़गी और फिर उसके बाद मान मनोबल का दौर चला था। मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब, लगातार जिस तरीके से पहले नाराज़गी फिर मान मनोबल का दौर चला, इस वक्त जो खबर आ रही है कि लेसी सिंह मंजीत सिंह को लेकर सीएम आवास पहुंचे हैं, क्या अपडेट आप तक पहुंच पा रहा है? देखिए, कवायद जो की गई थी जदयू के द्वारा वो सफल होती नजर आ रही है। लेसी सिंह पूरे मामले में बहुत एक्टिव थी। बताइए आपको, हम सुबह से लगातार मंजीत सिंह को मनाने की कार्रवाई हुई, उनके घर गई थी, वहां से उनको अपनी गाड़ी में उन्होंने बैठा के अभी से थोड़ी देर पहले, मात्र 15 मिनट पहले मुख्यमंत्री आवास, जो हमारे पता है मुख्यमंत्री आवास में उनका प्रवेश हुआ है गाड़ी का। मंजीत सिंह साथ में है। मंजीत सिंह से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और मंजीत सिंह ने कहा है कि जो कुछ बातें हैं, जिन बातों से हमने दल छोड़ने का फैसला लिया था या हम राजद ज्वाइन करना चाहते, पूरी बात हम माननीय मुख्यमंत्री को बताएंगे। लेकिन एक चीज हम आपको अभी बता दें कि जैसे ही मुख्यमंत्री आवास में मंजीत सिंह का प्रवेश हुआ, ये एपिसोड खत्म हो गया कि आने वाले दिनों में राजद में उनका कह सकते हैं सदस्यता ग्रहण नहीं होगा, वो राजद ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं, संभावना खत्म हो गई। मुख्यमंत्री से बैठक के बाद निश्चित तौर पर जनता दल की सदस्यता वो ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निश्चित तौर पर वो पार्टी में नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह का आपने बात सुना, तो ये सीधे तौर पर है कि उनकी वो जदयू के सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। अब राजद में उनके जाने का रास्ता खत्म हो गया। तो फिलहाल ये भी बड़ी खबर है, मंजीत सिंह की अपने मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो रही है, बैठक में वो अपनी सारी बातें मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ पर मंजीत सिंह को लेकर लेसी सिंह पहुंची हैं सीएम आवास और वहाँ पर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और नाराजगी का जो दौर चल रहा था वो अब लगभग समाप्त हो गया है। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के दौरे के बाद उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पटना लौटाए हैं। शाहनवाज ने कहा कि पहले इथेनॉल पॉलिसी थी, अब उद्योग विभाग ने टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया और उद्योगपतियों के साथ उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और कई लोगों ने बिहार में टेक्सटाइल उद्योग लगाने की मंशा जताई है। तेजस्वी यादव के द्वारा विदेशी टीका लेने पर भी उन्होंने तंज कसा है। इथेनॉल पॉलिसी बनाई, ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई और हम इसमें लीडर बनकर, बिहार जो है वो लीडर बनकर उभरा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सुशासन है, जो बिहार की एक अच्छी इमेज बनी है, सालों से काम कर रहे हैं। बिहार में सुशासन है, कानून का राज है,
किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी और जो भी इसमें शामिल है जांच हो रही है, बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जहाँ भी इस तरह की हरकत हुई है, नीतीश कुमार जी आतंकी हो या अपराधी हो, उसको बख्शने वाले नहीं। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं चाहे वैक्सीन कोई भी हो लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेंसी है। कोई बात नहीं, वैक्सीन लिया तो सही, देर आए दुरुस्त आए। खबर बघा से, जहां गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया है 2,21,000 क्यूसेक पानी। जलस्तर बढ़ने पर अभियंता की टीम अलर्ट हुई है और तटबंध पर निगरानी लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ने पर अभियंता की टीम लगातार अलर्ट है और वहां पर जो बाढ़ का खतरा है उसके मद्देनजर वहां चौकसी बरती गई है। तटबंध पर निगरानी लगातार की जा रही है। लगातार बारिश और बागमती नदी के पानी से शिवहर से मोतिहारी जाने वाली सड़क में बेलगा गांव में 3 फीट पानी बहने के कारण रास्ता बंद हो गया है। वहीं बागमती नदी के पुरानी धारा में भी पानी आ जाने से शिवहर सीतामढ़ी पथ के एनएच में बुनियादगंज धनकौल डायवर्जन में 4 फीट पानी बहने से शिवहर से सीतामढ़ी का रास्ता बंद हो गया। शिवहर से सीतामढ़ी जाने के लिए लोगों को पुरनहिया भाया रीगा होकर और शिवहर से परशुरामपुर वाया परसौनी होकर जाना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण जयनगर कमला नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही हाल रहा तो जल्द ही नदी का पानी खतरे के निशान को छू लेगा। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के आसपास छोटी नदियों जीवच, धार, भोतही बलान सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से आसपास के ग्रामीण रत जगह को मजबूर हैं। जयनगर से बासोपट्टी सड़क मार्ग पर भी खतरा मंडराने लगा है। साथ ही कमला नदी किनारे बसे गांव डूरबर, कुआर, बेला, बेलही सहित कई गांव के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं कमला नदी प्रमंडल की टीम 24 घंटे नदी के जलस्तर पर निगाह रख रही है। साथ ही कमजोर जगहों वाले सभी तटबंध को मजबूत किया जा रहा है। नरकटियागंज में लगातार हो रही बारिश से कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी नदियों के उफान पर होने से गौनाहा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो वहीं लौरिया प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। इसी कड़ी में लौरिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग के अशोक स्तंभ के पास पुल डायवर्जन पर लगभग 4 से 5 फीट पानी का बहाव होने से मुख्य मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। लोगों का कहना है कि पुल निर्माण विभाग की ओर से अगर कार्य समय रहते करा दिया जाता तो इस तरीके से परेशानी नहीं होती। अभी मतलब बाढ़ का पानी है तो कैसे अब जा पाइएगा? क्या करेंगे, देख रहे हैं रामनगर होकर जाएंगे, जाना जरूरी। पानी तो बढ़ रहा है ना? हाँ, पानी बढ़ रहा है लेकिन वो रास्ता ठीक है, क्लियर है। अभी बात किए हैं तो निकलेंगे। वैसे यहाँ पर तो हमेशा का हर साल का ही हो गया है। जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन हो गया। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया, जिसके बाद विधानसभा ले जाया गया, जहां उन्हें कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे दरभंगा ब्लास्ट से जुड़े अहम जानकारी की। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामला में एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और हैदराबाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की टीम ने दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है और हैदराबाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनको एनआईए की टीम इनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने दोनों आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि ये दोनों पाकिस्तान गए थे और बाज़ाब्ता जो ट्रेनिंग है उसको लिया था और फिर इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से।
तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के कोविड वैक्सीन लेने के साथ ही बिहार की राजनीति में बयानों का दौर शुरू हो गया। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि लालू के लाल को भारत के वैज्ञानिक और चिकित्सकों पर भरोसा नहीं है। इसी सिलसिले में उन्होंने विदेशी टीका लगवाया है। साथ ही राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी तो अभी वैक्सीन ले भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो इटली के बने किसी टीके का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मोतिहारी के बनकटवा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। मैं बनकटवा अस्पताल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सक, खासकर डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर विजय, यूनिसेफ केयर के प्रतिनिधि और सभी अपनी जीएनएम, एएनएम बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बनकटवा जहां एक भी नगर पंचायत नहीं है, केवल ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा प्रखंड, और इसके 10 पंचायत के सभी गांवों में जो उन्होंने पूर्ण टीकाकरण का काम किया है, यह देश के लिए एक उदाहरण है। सीवान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वर्चुअल तरीके से आरटीपीसीआर लैब की शुरुआत की। इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे, डीडीसी दीपक कुमार, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, सिविल सर्जन समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मौके पर जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने सिलापट के पर्दे को हटाकर आरटीपीसीआर लैब की शुरुआत की और इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि सीवान के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि आरटीपीसीआर की शुरुआत सीवान में हो गई है। देखिए, आज आरटीपीसीआर लैब का लोकार्पण माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है और सभी जिलों में क्योंकि जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ आरटीपीसीआर लैब अब स्टार्ट हो गई है। हम लोग लगभग 1000 के करीब सैंपल अभी तक पटना भेजते थे, उसके अलावा यहाँ पे सैंपल हम लोग भेजेंगे। तो हम लोग का जो आरटीपीसीआर जो कि गोल्डन टेस्ट माना जाता है कोविड-19 की जाँच में, तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग की डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा कदम है। उसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि फुल्ली यूटिलाइज कर पाए। पूर्वी चंपारण के ढाका के एक युवक शुभम कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया। पीएम ने डॉक्टर्स डे पर संजीवनी ऐप से मिले सहयोग को लेकर उन्होंने जानकारी ली। शुभम की दादी मानसिक रूप से पीड़ित है, जिसका इलाज लखनऊ के अस्पताल में चल रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण इलाज असंभव सा हो गया था। लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें संजीवनी ऐप की जानकारी दी थी। इस ऐप के सहारे शुभम ने अस्पताल के बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया और उसने बताया कि संजीवनी ऐप के माध्यम से बड़े बड़े डॉक्टर और विशेषज्ञों से इलाज संभव हो सका है। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ पॉपुलेशन साइंस से। मेरी दादी माँ जो कि 73 वर्षीय दादी माँ, उनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही थी इसी वर्ष अप्रैल के महीने में। तो हम लोग अपने घर से करीब 500 किलोमीटर दूर लखनऊ के केजीएम हॉस्पिटल में उनका जेरियाट्रिक एंड मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में इलाज कराया। तो डॉक्टर साहब से हम लोग मिले, ऑनलाइन पोर्टल पे ही हम लोगों ने रजिस्टर कराया और उसके बाद क्या हुआ कि हमें 10 दिन का फॉलोअप पे फिर से वापस जाना था और उसी दिन लॉकडाउन हो गया। हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए कि आगे का ट्रीटमेंट कैसे होगा। फिर आगे का ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर साहब ने हमें ई संजीवनी ऐप के बारे में बताया, जो कि बोले कि आप घर पे बैठे बैठे हमसे परामर्श वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग घर वापस आ गए। उसके बाद कई बार लगातार उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दादी माँ का ट्रीटमेंट कराया। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला के समीप एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गौशाला के रहने वाले आशु सिंह अपने मित्र के साथ जिम कर वापस आ रहे थे। इस दौरान बिजली की जर्जर तार टूटकर उनके शरीर पर गिर गई, जिससे आशु की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि उनके मित्र गौरव कुमार बुरी तरीके से घायल हो गए। सुबह से पानी पड़ रहा था, उसी में 2 बच्चा कहीं जरूरी काम से गया हुआ था, लौट के अपने घर आ रहा था। उसी समय एक तो बिजली का नंगा तार है और काफ़ी कमज़ोर है। कितना बार हम लोग बिजली विभाग को बोले भी कि तार खराब है, इसको बदलवाया जाए, लेकिन अभी तो कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा है पानी पड़ रहा था, सभी लोग अपने घर में थे, वो दोनों बच्चा के ऊपर तार गिर गया और वो लड़का एक नाली में गिर गया, एक बगल में गिर गया, पूरा तार लिपट गया। उस संजोग से कुछ लोगों को आवाज़ मिला तो लोग निकले बाहर,
निकले बाहर, फिर किसी तरह से फ़ोन फान करके बिजली कटवाए और जान हथेली पर लेकर के इन लोगों को निकाले। फिर लेकर के सदर अस्पताल गए, वहाँ से भी सदर अस्पताल तो सिर्फ खाना पूरी रह गया है, वहाँ से देख लिया कि कुछ स्थिति सही नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया। हम लोग आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज ले गए, वहाँ से मृत घोषित कर दिया। खगड़िया के गोगरी प्रखंड कार्यालय में कार्यरत नाजिर अमित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाजिर शराब पीकर अपने आवास पर हंगामा कर रहा था। हंगामा के दौरान वो जख्मी भी हुआ, लिहाजा गोगरी थाना पुलिस ने नाजिर के सरकारी आवास पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे गोगरी रेफरल अस्पताल भेजा गया, जहां मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई है। देखिए नहीं तो सुले थे लोग, आप भी नशा में थे क्या? हाँ, नींद में थे हम। तो सुतले थे लोग? हम मुंह दे दिया, बोतल घुसा दिया। मुंह में बोतल घुसा दिया। अच्छा, क्या चलो कुछ अंदाज बताओ। कोई अंदाज नहीं भैया, कौन घुसा रूम में, मारा फाटा हमको। कितने आदमी? 3-4 आदमी था वो लोग। वीडियो साहब को या थाना पर किसी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जिस वक्त एक ऑटो में महिला से युवक छेड़खानी करने लगा। महिला ने छेड़खानी का विरोध किया और हंगामा करने लगी। हंगामा को देखते हुए स्थानीय लोग जमा हो गए, वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवक से जब पूछताछ की तो उसने छेड़खानी का आरोप गलत बताया। फिलहाल पुलिस उसकी जांच कर रही है। कुछ नहीं किया मैं सारा, हम मेरा पैर में चोट लगा, सिर्फ पैर ऐसे रखे हुए थे। तो आप नहीं, हम आलमगंज से बैठे थे, ये पैर ऊपर किए हुआ था। इस तरीके का थोड़ी होता है, हमने सिर्फ अच्छे से बोला आप पैर नीचे कर लीजिए। हमको कहता है डायरेक्शन मत दो, अपने घर जाओ। महिला आकर बोली कि टेम्पू पर बैठे हुए थे, मेरे पैर जांघ पर हाथ रख रहा था। अच्छा, तो महिला को मैंने कहा कि मैं इसको क्या करूं, तो बोला कि देखिए ऐसी बात है, तो मैं इसको पनिशमेंट, बोले कि थोड़ा सा पनिशमेंट देके इसको छोड़ दीजिए। सुपौल के पिपरा प्रखंड की पिपरा बाजार स्थित चकबंदी कार्यालय के चकबंदी से संबंधित कागजात बारिश के वजह से खराब हो रहे हैं। 3 प्रखंडों की जमीनों के अभिलेखों को रखने के लिए बनाए गए इस भवन की वर्तमान हालत जर्जर हो चुकी है। क्षतिग्रस्त भवन की जानकारी उच्च अधिकारियों को देने के बावजूद इसका मरम्मत नहीं कराया जा रहा है। 3 अंचल का है, किशनपुर, पिपरा, सुपौल, सभी मौजा। यहाँ पर अभिलेख सुरक्षित है क्या? नहीं सुरक्षित कहाँ, पानी चू रहा है। तो फिर इसके देख रेख के लिए के लिए तो जिला अधिकारी जो करे, इसका तो डिप्टी डायरेक्टर थे अभी तो कुछ हो नहीं रहा। तो कैसे रहता है इसमें अभिलेख? पानी चूता है, वैसे प्लास्टिक झाँप के रखते हैं, बक्सा में ढक के। सारा अभिलेख मौजूद है कि चोरी उरी भी हुआ? चोरी तो नहीं हुआ है, लेकिन गाला है कुछ। मुंगेर के तारापुर थाना पुलिस ने दूसरे राज्यों में तस्करी के लिए ले जाई जा रही दर्जनों पशुओं को मुक्त कराया। वहीं इस मामले में 10 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुक्त कराए गए 25 पशुओं को गौशाला भेजा गया है। डीएसपी की जानकारी के मुताबिक तस्कर दुमका जिला के हंसडीहा के निवासी हैं और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तारापुर थाना की पुलिस ने रामपुर से एक ट्रक और एक पिकअप में लोड किया हुआ 25 मवेशी, जिसमें गाय और बैल थे, तथा 10 मवेशी तस्कर को गिरफ्तार किया है एवं मवेशी को बरामद किया गया है। इन मवेशियों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर इसे कैरी किया जा रहा था। मवेशी के संदर्भ में तस्कर द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा परिलक्षित होता है कि इन मवेशियों को चोरी करके पड़ोसी राज्य में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इस संदर्भ में FIR दर्ज। छपरा में तस्करी कर 25 किलो चांदी के जेवरातों लेकर छपरा जंक्शन से उतरे 2 तस्करों को छपरा आरपीएफ और जीआरपी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिरुद्ध राय ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बोगी संख्या 7 के बर्थ नंबर 3 और 6 पर यात्रा कर रहे यात्रियों की गतिविधियां संदिग्ध दिख रही है। जैसे ही ट्रेन छपरा जंक्शन पर पहुंची तो दोनों यात्रियों को रोका गया और आरपीएफ पोस्ट पर लाकर उनसे पूछताछ करते हुए उनकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके बैग से चांदी के जेवरात बरामद हुए और जब उनकी शारीरिक जांच की गई तो उन्होंने अपने कमीज के नीचे बंडीनुमा जैकेट बांध रखा था, जिनमें बने पॉकेट में जेवरात भरे हुए मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया।
पशुपति पारस गुट के एलजेपी प्रवक्ता श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने चिराग पासवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने जो हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था उसकी किराए का भुगतान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने किया। विधानसभा चुनाव में श्री चिराग जी ने 135 सीटों पर बिहार में उम्मीदवार दिया। 129 सीटों पर जेडीयू हम वीआईपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा और 6 सीटों पर श्री चिराग जी ने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। तो हम चिराग जी से यह जानना चाहते हैं और चिराग जी मीडिया के सामने और पब्लिक डोमेन में आकर इस बात को स्पष्ट करें, वे जो 135 सीटों पर हेलीकॉप्टर से प्रचार करने गए थे, हेलीकॉप्टर किराया पे लिए थे, तो हेलीकॉप्टर के किराया का भुगतान जहां तक हमें जानकारी है और इस बात का प्रमाण भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इस बात के पुख्ता प्रमाण भी हैं और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों का पटना में शीघ्र ही खुलासा करेंगे। मुंगेर में 6 माह में 6 करोड़ वैक्सीन मेगा अभियान की शुरुआत हुई, जिसको लेकर जिले में 90 टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं। वहीं लक्ष्य प्राप्ति को लेकर डीएम ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। डीएम के अनुसार टीका लेने को लेकर लोगों में जोश दिख रहा है और ऐसा ही रहा तो अगले 40 दिनों में मुंगेर टीकाकरण के क्षेत्र में बेहतर स्थान पर पहुंच जाएगा। क्या वजह है कि लोगों को आज जागरूक करने की भी आवश्यकता है टीका को लेकर? नहीं, जागरूक करने की नहीं आवश्यकता है। लोगों को अब जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लोगों में आलस है कि मैं आज थर्सडे को नहीं लूंगा, फ्राइडे को ले लूंगा, सैटरडे को ले लूंगा। लोग मुंगेर में सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग समझ रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें क्या करना है, कोविड से बचने के लिए क्या करना है। टीका ही हमारी जो परमानेंट है, वो परमानेंट ढाल हमारी टीका ही है। टीका लेने के बाद हम लोग इस कोविड से बच सकते हैं और अगर संक्रमण भी हुआ तो उसका निश्चित रूप से इंटेंसिटी कम होगा। तो सभी लोग जागरूक हैं, लेकिन एक आलस है लोगों में, उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ टीम निकाली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।